क्यों ऐसे दागी उम्मीदवारों को वोट देती है, उन्हें जिताती है? ये समझने के लिए आइए बात करते हैं उत्कर्ष सिन्हा जी से। उत्कर्ष जी एक अनुभवी पत्रकार हैं और उन्होंने इस विषय को बहुत करीब से देखा है। उत्कर्ष जी, जब हम अपने आप को पूछते हैं कि क्या हम दागी नेता को वोट देंगे, तो हमारे मन में जवाब आता है नहीं। पर फिर भी ये दागी नेता जीत जाते हैं। क्या लोग जानते नहीं कि जिस नेता को वो वोट दे रहे हैं वो दागी है? बहुत साफ जानते हैं। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने आता है, उस कैंडिडेट के बारे में उस कंस्टिट्यूएंसी के लोग सबसे ज्यादा जानते हैं जी। और खासतौर से अगर एक अपराधी है तो वेल नोन फेस है। तो ये क्यों, हम उसको फिर वोट क्यों देते हैं? जाति एक बहुत बड़ा सच है इस हिंदुस्तान में। और अगर आप देखिए क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड, तो आप ये पाएंगे कि वो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी भी उसके सजातीय लोगों का वोट परसेंटेज वहां ज्यादा है। और समझ इस तरह से बनी हुई है कि चोर तो भाई साहब सब हैं, तो जो अपनी बिरादरी वाला है उसी को क्यों नहीं, उसी को चुन लेते हैं फिर। तो इन अपराधियों का राजनीति में आना कब शुरू हुआ? 1970 के आखिरी दौर भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उसके बाद इनकी एंट्री तेज हुई। अच्छा, लेट 70s में? लेट 70s में। उसके पहले इनका काम होता था बूथ कैप्चरिंग तक थे। बूथ कैप्चरिंग करना अपने लीडर के लिए। तो पहले ये जो अपराधी थे या जो गैंगस्टर्स थे, ये सपोर्ट करते थे? पहले ये सपोर्टर थे। जैसे जमींदार का लठैत होता है, वैसे ये नेता के लठैत थे। फिर थोड़ा मजा आया, बोले अच्छा नेताजी तो ताकत हमारी और मजा ले रहे हैं आप, तो मैं क्यों नहीं भाई। जब भीड़ मैं जुटा रहा हूं, जब चंदा मैं जुटा रहा हूं, गोली लाठी मैं चला रहा हूं, तो भैया कुर्ता तुम क्यों पहनोगे? कुर्ता तुम क्यों पहनोगे? कुर्ता तो हम भी पहन सकते। अब वो कुर्ता पहन लिया भाई। तो जब इनस्टेबल गवर्नमेंट्स बनी, तब इनकी जरूरत इसलिए बढ़ गई कि जिताऊ उम्मीदवार की खोज हर पार्टी करने लगा। और जिताऊ उम्मीदवार कौन? जिसके पास उसकी जात का वोट हो, उस वोट को डलवाने के लिए साम दाम दंड भेद हो और उसके पीछे पैसा हो। पैसा काला ही पैसा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं वो काला पैसा ही खर्च होता है। तो ये सारी चीजें ही विनेबिलिटी बना रही हैं। जी जी। अब दूसरा सवाल ये है कि क्यों ये लोग जीत रहे हैं जबकि नॉन अपराधी हैं? जी माफ कीजिएगा, ये हम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि समाज जिस तरीके से इन अपराधियों को स्वीकार कर रहा है या रोल मॉडल बना रहा है। मैं आपको उदाहरण बताऊं जी। कि जब हम लोग बचपन में थे, तो अगर रिलेशन में किसी के घर में कोई गुंडा हो जाता था या बदमाश हो जाता था, तो बाकी के खानदान के लोग उससे रिश्ता तोड़ लेते थे। यहां तक हो जाता था कि शादी का कार्ड दिया तो उसमें लिख देते थे फलाने को छोड़कर, उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये गुंडे हैं, ये गुंडे हैं, हम नहीं इनसे हम नाता नहीं चाहते। नहीं। अब ये शादी का कार्ड आया, RSVP में क्या लिखा है? बाहुबली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फलाने फलाने फलाने। बाहुबली उसने खुद लिख के भेज दिया आपको। वो खुद लिख के भेज दिया कि उससे उसका रुतबा बढ़ गया, अभी और बढ़ा है। तो साहब कुल मिला के बात यह है कि राजनीति वो गंगा हो गई है जिसमें एक डुबकी लगा ले कोई तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो मतलब गुंडों के साथ दोस्ती उनके लिए इज्जत, दिल में इज्जत और प्यार। भाई लोग गर्व महसूस करते हैं और गर्व मन से महसूस करते हैं, ये भी मैं नहीं मानता। अब इसके पीछे एक और आपको चीज देखनी पड़ेगी। जो हालत है सिस्टम का, आम आदमी बहुत कमजोर है। अब गरीब की जरूरत को कौन समझ रहा है? सरकारी व्यवस्था कतई नहीं समझ रही है। अगर मैं पावरफुल नहीं हूं और मेरे पर कोई अत्याचार हुआ और मैं पुलिस स्टेशन गया, तो पुलिस स्टेशन के बाहर मुझे ऐसे बैठ के कितनी देर तक इंतजार करना है दरोगा जी का, ये मैं ही जानता हूं। तहसील में मैं जाता हूं अपनी कागज की नकल निकालने, तो उसके लिए मेरा कितना शोषण होता है और कितनी बार मैं अपनी दिहाड़ी छोड़ के जाता हूं, ये मैं ही जानता हूं। और जब मैं उस आदमी के पास जाता हूं जिसका दरबार चल रहा है और वहां जाके बताता हूं कि भैया हम फलाने बड़ा अत्याचार हो गया मेरे साथ, ये वो, ठीक है, वो भी अपना कैलकुलेशन देखता है, जात बिरादरी वोटर सब कैलकुलेशन देखता है और उसके बाद फिर वो सीधे थानेदार या तहसीलदार या BDO फोन घुमाता है, को फोन घुमा के और मैंने तबीयत से समझाता है। अच्छा, मुझे क्या संतुष्टि मिलती है? मुझे लगती है कि जिस आदमी ने मुझे बेइज्जती किया, ऑन बिहाफ ऑफ मी वो बेइज्जत हो रहा है।
ये अमिताभ बच्चन फेनोमेना है साहब, एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन। वो मुक्का मारते तो मेरे को लगता था कि मैं मार रहा हूँ, मार मैं भी नहीं पाता था और मारते वो भी नहीं थे। तो अब मेरा इसी काम लेवल अगर पे ये मतलब एक रॉबिन हुड फिगर भी बन जाते हैं कि गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा है? बहुत वेल प्लांट कोशिश करते हैं, लेकिन मसीहा बनते हैं वाकई में? ये होते नहीं है मसीहा। इसलिए नहीं होते हैं कि ये तो छोटी चीज हुई ना साहब, मगर इस छोटी चीज को दिखा के हमने लोकल तो अपना इमेज बना लिया। कितनी बड़ी लूट मैं करने जा रहा हूं ये इस आदमी को पता ही नहीं है। इसलिए इस गलतफहमी में मेरे ख्याल से किसी को नहीं जीना चाहिए कि ये रॉबिन हुड है या मसीहा है। या मसीहा है। ये अपराधी है, अपराधी था और अपराधी ही रहेगा। मजे की बात क्या है भाई साहब कि इस तरह के लोग को जब हम पब्लिकली कहते हैं ना, जब हम लोग लिखते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। कैसे? ये चाहते हैं कि इनके बारे में लिखा जाए, इनकी इस इमेज के बारे में लिखा जाए। अच्छा। मैं आपको एक छोटा किस्सा बताऊं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक शूटर था। वो शूटर बाद में एमपी हुआ, तो वो फोन करता था अखबार के दफ्तर में, कहता भैया कई दिन से हमारे बारे में कुछ छपा नहीं है, कुछ कांड कर दें क्या? बोला इससे मार्केट वैल्यू बनी रहती है ना, थोड़ी चुनाव लड़ना है ना भैया। और एक नहीं है, ऐसे से बहुत किस्से आते हैं हम लोग के सामने। वो चाहते हैं कि लोग उनसे डरें। चाहते हैं कि लोग मुझसे डरें, और वही डर, फियर साइकी को वो कैसे इनकैश करते हैं, ये हम लोग इलेक्शंस में देखते हैं। जी जी। उत्कर्ष जी, आप बता रहे थे कि 70s में ये अपने बल से बूथ कैप्चरिंग करते थे वगैरह, इसके बाद अब क्या होता है? अब देखिए इनके तरीके बदल गए हैं, तो अब ये पैसे से खरीदते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक बहुत रिनाउंड माफिया डॉन, शूटर टर्न माफिया टर्न 2 टाइम्स एमपी, एक शादी में गए थे हम लोग और वहां पर वो भी आए थे। तो हमें लेके गए और गाड़ी का पिछला दरवाजा उन्होंने अपनी एसयूवी का खुलवाया और उसमें ढेर सारे बंडल पैक्ड